सूर्य ग्रहण के पश्चात देव दीपावली के दिन पड़ने वाले चंद्र ग्रहण को लेकर के बहुत सी भ्रांतियां जनमानस में व्याप्त है और कुछ हमारे YouTube पर आने वाले चैनल्स ने उसको बहुत ज़्यादा भयावह बना करके परोसा है। कार्तिक मास में ग्रहण कोई नया नहीं है और साल में दो दो बार ग्रहण पड़ना भी कोई नया नहीं है। ग्रहण क्यों पड़ता है अगर आप समझ लेंगे तो आप इसके भय से अपने आप मुक्त होंगे। कहीं हमारे ग्रंथों में यहाँ तक लिखा जाता है कि कार्तिक में जब ग्रहण पड़ता है तो गंगा और यमुना के संगम पर स्नान करना बहुत श्रेयस्कर होता है। अर्थात कार्तिक में ग्रहण हमेशा पड़ते रहे हैं और अभी मैं बता दूं कि सन 20 में भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन ग्रहण पड़ा था और 21 में भी पड़ा था और आज कार्तिक पूर्णिमा पर ग्रहण पड़ने जा रहा है। सामान्यतया 1.5 साल के अंदर सूर्य और चंद्रमा के साथ राहु एक विशेष राशि में रहता है और कार्तिक मास ज़्यादातर जब तुला में सूर्य आते हैं तभी पड़ता है। इसलिए जो मेष राशि का जो राहु है और वृश्चिक राशि का जो केतु है वो लगभग 18 महीने से यह ग्रहण लगातार चला आ रहा है। हर 18 महीने पर किसी स्थान विशेष पर और समय विशेष पर ग्रहण की पुनरावृत्ति होती है। अब मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि हम जब ग्रहण का विश्लेषण करना चाहते हैं तो उसके मुख्यतः 3 विषय बनते हैं। पहला होता है कि हमारी धार्मिक मान्यताएं क्या कहती हैं और धार्मिक मान्यताओं का किस तरह से हम पोषण करेंगे और उसमें हम जो स्थानीय लोग हैं, जो हिंदू धर्मावलंबी हैं, सूतक आदि का कैसे विचार करेंगे और उनके राशि पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा है एस्ट्रोनॉमी या फिर एक्लिप्स, यानी ग्रहण के लिए भौगोलिक रूप से कैसे लोग देखते हैं, समझते हैं और कभी कभी तो लोग एस्ट्रोनॉमिकली देख करके कहते हैं कि बाकी चीज़ों पर विचार करना मूर्खता है। और तीसरा है जो ज्योतिषी उसमें आपके कुंडली का विश्लेषण करते हैं, वो एस्ट्रोलॉजी एंगल हुआ। हम इन तीनों पर आज कुछ वीडियो में डालेंगे और कुछ आगे के वीडियो में ये चीज़ें डालेंगे। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा और आपको आगे देखने की इच्छा होगी तो अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और आगे हमारा इंतज़ार करें अपकमिंग वीडियोस के लिए। अब बात करते हैं कि जो सूर्य ग्रहण अभी बीत चुका है वो भी कार्तिक में था, अमावस्या के दिन था, लेकिन दीपावली पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। दीपावली के बाद की तिथियों पर उसका प्रभाव पड़ा, परंतु देव दीपावली पर जो ग्रहण पड़ रहा है वह प्रदोष काल में ही पड़ रहा है। उस पर ये किस तरह प्रभाव डालेगा मैं इसकी चर्चा यहाँ पर करूँगा। दिनांक 8 नवंबर को दिन में 14:39 यानी 2:39 दोपहर से लेकर के सायंकाल 6:19 तक यह ग्रहण रहेगा और पेनम्बरा उसकी लगभग 7:28 तक रहेगी। इसमें भारत में हर जगह चंद्रोदय के समय से यह ग्रहण शुरू होगा और यह ग्रहण ईटानगर इम्फाल से शुरू होता हुआ वहाँ पर लगभग 4:24 पर चंद्रोदय होगा, वहाँ पर यह ग्रहण शुरू होगा और देश के विभिन्न भागों में जैसे इलाहाबाद में 5:15 में शुरू होगा, बनारस में 5:10 से ही शुरू हो जाएगा, लखनऊ में 5:16 से शुरू होगा और दिल्ली में 5:29 से शुरू होगा और यह तब तक रहेगा, ये 18-19 तक रहेगा, यानी 6:19 तक रहेगा। जो अभी आपने पिछला सूर्य ग्रहण देखा उसमें उस सूर्य तो सवेरे से उगे हुए थे और सायंकाल ग्रहण लगा और सूर्य के डूबते समय वो ग्रस्त थे। चंद्रमा जब उदित होंगे तो वो ग्रस्त रहेंगे, यानी उनमें ग्रहण लगा हुआ होगा। इसको कहते हैं ग्रस्तोदय और जो सूर्य की स्थिति थी वो ग्रस्तास्त। ऐसी स्थितियां जब बन जाती हैं तो हमारे धार्मिक जनमानस में एक बड़ी भ्रांति सी आती है, उनके सामने एक समस्या होती है, वह समस्या होती है सूतक की। मैं चर्चा कर लूँ कि सूतक को 3 तरह से देखा जाता है। एक जैसे गर्भिणी स्त्रियां हैं, एक वृद्ध व्यक्ति है और एक सामान्य गृहस्थ है और एक सन्यासी। इन चारों के लिए सूतक का कालखंड अलग अलग होता है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर हम पूरा सूतक लेके चलें तो सूर्य ग्रहण के लिए कहा गया है 4 प्रहर और चंद्र ग्रहण के लिए कहा गया है 3 प्रहर।
4 प्रहर का मतलब होता है कि जब हमारा ग्रहण स्पर्श होगा उससे 12 घंटे पहले से, और चंद्रमा के लिए जब स्पर्श होगा 9 घंटे पहले से। तो जो अभी हमने आपको समय बताया है उसमें 9 घंटे पीछे आ जाएंगे, 9 घंटे पहले आ जाएंगे तो आपके अपने शहर का सूतक काल पता लग जाएगा। गर्भिणी स्त्रियों के लिए सूतक यही कहा जाता है कि जब ग्रहण का स्पर्श हो जाता है और ग्रहण का मोक्ष होने वाला रहता है तब तक के लिए उनको सूतक है। छोटे छोटे बच्चों के लिए भी यह कहा जा सकता है। वृद्ध आदि के लिए जिनको बार बार दवा लेनी पड़ती है, उनको पथ्याहार लेना पड़ता है, उनको कहा गया है कि वो 3 घंटे पहले से ही इस चीज़ को ऑब्जर्व करें, सूतक को माने, और जब ग्रहण लगा हुआ हो उस समय उसका परहेज करें। अब मैंने आपसे कहा कि सन्यासी इसमें क्या करते हैं और सामान्य गृहस्थ को क्या करना चाहिए। मैं पुनः लौटता हूँ, सूर्य का जो ग्रहण लगा हुआ था वह ग्रस्तास्त था। तो कुछ लोगों ने तो जैसे ही उनके यहाँ सूर्य का अस्त हो गया उन्होंने मान लिया कि ग्रहण खत्म हो गया। ठीक है, दृश्य ग्रहण तो खत्म हो गया, लेकिन धार्मिक मान्यताओं में ग्रहण की दृश्यता से ज़्यादा हमें अपना जो उनके ऊपर प्यार है, यानी हमारी जो श्रद्धा है, हमारी भक्ति है। हमने सूर्य को मोक्ष होते हुए तो देखा, लेकिन हमें क्या पता कि वो कब उनका मोक्ष खत्म होगा। इसलिए मोक्ष स्नान प्रातः किया जाना चाहिए था, बहुतों ने किया, और बहुत से मंदिर वगैरह शाम को न खुल करके पूरी रात पुनः इंतजार करके अगले दिन खुले, क्योंकि अगले दिन जब सूर्योदय हुआ तो भगवान सूर्य को हमने अपनी आँखों से, प्यार भरी आँखों से मोक्ष वाले सूर्य को देखा और तब माना कि अब हमें राहत मिल गई है, अब हम सूतक को ऑब्जर्व न करें। सूर्य अगर डूबेंगे तो हमें एक अगली रात तक और इंतज़ार करना पड़ेगा। अब आइए बात करते हैं कि चंद्रमा के सूतक की। चंद्रमा जब ग्रस्त रहते हैं, ग्रस्तोदय उनका होता है, हमें ये नहीं पता कि वो ग्रहण कब लगा। मैं गणना की बात नहीं कर रहा हूँ, न तो एस्ट्रोनॉमिकल गणना की बात कर रहा हूँ, न एस्ट्रोलॉजिकल गणना की बात कर रहा हूँ, मैं धार्मिक मान्यता की बात कर रहा हूँ। उन्हें यह नहीं पता कि वो कब से ग्रसित हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि आप पूरे दिन, वो 9 घंटे वगैरह मत देखिए, पूरे दिन आप सूतक मान के चलिए, क्योंकि रात में तो आप खाना खाते नहीं हैं। खाना और भी पहले भी बंद किया जाना चाहिए, लेकिन कम से कम सवेरे से लेकर के सूतक माना जाता है। और जब चंद्रमा व मोक्ष हो जाएगा उसके बाद हम मोक्ष स्नान करेंगे, और गंगा स्नान करें तो बेहतर होगा। गंगा नहीं मिलती तो कोई अन्य नदी में आप शास्त्रीय विधि से स्नान कर सकते हैं, वो भी नहीं मिलता है तो तालाब वगैरह कुएँ बावड़ी के जल से भी स्नान करते हैं। कहा गया है कि जब ग्रहण लगता है तब हम स्नान करते हैं, ग्रहण के मध्य तक पूजा करते हुए मध्य में हवन करते हैं, और मोक्ष जब हमें दिखाई पड़ते हैं सूर्य चंद्रमा के, तब हम जाकर के उनकी पूजा करते हैं, गंगा स्नान करते हैं और दान करते हैं। यानी भजन, मंत्र जप, हवन, दान और पूर्व और बाद का स्नान एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अभी हम आपको यह भी चर्चा कर लें कि 15 दिन में पड़ने वाले ग्रहण, मैंने कहा ना कि रेयर नहीं है। अभी आप देख लें कि भारतवर्ष में यदि वह ग्रहण नहीं दिखा था, परंतु ये भारतवर्ष में जो ग्रहण जो दिखाई नहीं पड़ा था, अप्रैल और मई में 15 दिन के अंतराल पर यह ग्रहण पड़ा था। मैं उसकी तारीख ढूंढ रहा हूँ कि कब पड़ा था। आप ये समझ लें कि अप्रैल और मई में 15 यानी जून के पहले 15 दिनों के बीच में 2 ग्रहण पड़े थे, और यह भारत में दृश्य नहीं थे। मैं मानता हूँ आपका भय निर्मूल नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया भारत को छोड़ करके अगर आप देखिए तो किस तरह से युद्ध के मुहाने पे खड़ी हुई है, मंदी आ रही है, इन्फ्लेशन आ रहा है और सैनिक बहुत सारे मर रहे हैं। यह जो ग्रहण 15 दिन के अंदर पड़ रहा है उसमें भारत भी चपेट में आ रहा है। वो तो आ ही रहे हैं, जो पहले हमने आपको बताया था वो देश तो आ ही रहे हैं, भारत भी चपेट में आ रहा है। अतः हमें थोड़ा सा वैश्विक स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर सतर्कता के साथ संव्यवहार करना पड़ेगा। हमारे राजनीतिज्ञों को भी सतर्क रहना पड़ेगा कि कुछ संकट भारत पर भी आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। उस तरह की यह कहने की ज़रूरत नहीं जिसे महाभारत काल में हुआ था, ऐसा नहीं होने जा रहा है। हमें थोड़ा सा परेशानी आ सकती है। दूसरी चीज़ है कि ये ग्रहण जो है पूर्ण नहीं है, इसलिए हमें पूरी तरह से
आशंका नहीं रखनी है, हम इससे बचेंगे। तो आज के वीडियो में हमने आपको ग्रहण कैसे लगता है थोड़ा सा उस पर संक्षिप्तः बताया है, और हम अब राशिफल लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। और यह राशिफल में आप पाएंगे कि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अभी तो हमने सूर्य ग्रहण का राशिफल देखा, आप हमारे पुरानी वीडियो में भी देख सकते हैं अपनी राशि पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। और चंद्र ग्रहण के राशि में भी केवल 2 राशि में थोड़ा अंतर आ रहा है, नहीं सबको वही कुछ बताया जा रहा है कि उनको वही जो उनका फल है जो सूर्य ग्रहण में था वही चंद्र ग्रहण में है। थोड़ा सा उस चीज़ को देख लें। और मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि केवल आप राशि के नाम पर या नक्षत्र जो मैं बता रहा हूँ उस पर ग्रहण पड़ता है, केवल उतने से ही आप अपना फल पूरा न माने, क्योंकि राशियाँ 12 हैं, पूरे विश्व के जनता उन 12 भागों में बटा हुआ है, और नक्षत्र 27 हैं, तो उन्होंने पूरे दुनिया को 27 खंडों में बांटा हुआ पॉपुलेशन को। तो क्या इतने सारे पॉपुलेशन का एक ही फल होगा? कतई नहीं। आप किसी योग्य ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं और यह भी देखें कि राशिफल का प्रभाव किन किन आधार पर निकाला जाता है, क्या क्या गोचर होते हैं, क्या क्या स्थितियां बनती हैं, आपकी दशा क्या चल रही है, आपकी अंतर्दशा क्या चल रही है, आपके ग्रहों की स्थिति क्या है। बहुत सारे सिंथेटिक मेथोडोलॉजी है इस तरह के फलादेश कहने की, इसलिए इसको बहुत पूरा का पूरा अपने ऊपर पूरी तरह से फलित होता न मान के आप अपनी कुंडली को किसी योग्य ज्योतिषी को ज़रूर दिखाएं। आप अगर चाहें तो हमारा फ़ोन नंबर आपको मिलेगा, आप हमसे भी इस पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं, या हमारे वीडियो के बॉक्स में अपने कमेंट दे करके आप हमारे इस तरह की सेवाएं ले सकते हैं। जैसा कि आपने पिछली बार देखा था, तुला राशि में स्वाति और चित्रा पर सूर्य थे और राहु भी वहीं थे, ग्रहण लगा था। तो मैंने नक्षत्रगत आपको बताया था कि इन नक्षत्रों पर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ठीक उससे अब 180 अंश पर पड़ने वाली जो नक्षत्र है और राशि है वो है भरणी। इस बार भरणी नक्षत्र पर सूर्य हैं और उसमें राहु भी हैं। आपको पहले ही बताया था कि सूर्य ग्रहण केतु के कारण लगता है और चंद्र ग्रहण राहु के कारण लगता है। पिछले वर्ष जब पूर्णिमा थी कार्तिक की, उस समय यह ग्रहण रोहिणी नक्षत्र में लगा था। राहु उल्टे चलते हैं, पिछले वर्ष वो रोहिणी नक्षत्र में थे, इस बार वो भरणी में आ गए हैं। यह भी आपको एस्ट्रोनॉमिकली या जो एस्ट्रोलॉजिकल मैथ की वजह से सोच के समझ में आ जाना चाहिए। तो भरणी नक्षत्र के जातक इसमें बहुत ज़्यादा पीड़ित होंगे, और संयोग से भरणी नक्षत्र मेष राशि का है। और सूर्य ग्रहण में ये कहा गया था कि उनका मानभंग होगा। हम फिर कह रहे हैं कि मानभंग होगा और धन हानि होगी, अर्थात यह दोनों ग्रहण मेष राशि वालों के लिए अच्छे नहीं हैं। और इसी राशि पर ग्रहण चाहे सीधे पड़े या उससे सम्मुख पड़े, मेष राशि प्रभावित है। और उनको जब सूतक के बाद जब ग्रहण का मध्य आए तो उस बीच में अपने गुरुमंत्र का जप करें, आदित्य स्त्रोत का जप करें, सूर्य के मंत्रों का जप करें, राहु के मंत्रों का जप करें, केतु के मंत्र का जप करें, या उनकी जो दशा जिस ग्रह की चल रही है, अंतर्दशा जिस ग्रह की चल रही है, उनमें जो भी मंत्र उनको याद हो, क्योंकि आप पुस्तक देखना इसमें मना है, आप उस समय उनका जप करके हवन भी कर लें। और जप के बाद अगर गंगा यमुना स्नान कर सकें तो सर्वश्रेष्ठ होगा, नहीं तो किसी भी नदी में स्नान करें या घर पे स्नान करके दान आदि करें। वृष राशि के लिए कष्ट सूर्य ग्रहण की वजह से बताया गया था और चंद्र ग्रहण की वजह से मध्यम फल की बात कही गई है। यानी कुल मिला के आप ये समझें कि आपके लिए कम से कम शुभ तो नहीं है, अशुभता एक मध्यम स्तर पर होगी। आपको भी सावधानी इसमें बरतने की आवश्यकता है। मिथुन के लिए सूर्य ग्रहण थोड़ा स्त्री चिंता कारक था या पति चिंता कारक था, पारिवारिक द्वेष वगैरह बढ़ने की स्थिति बता रहा था, लेकिन चंद्र ग्रहण उनके लिए शुभ है। उनके कार्य व्यवसाय में उन्नति, पदोन्नति या नई नौकरी मिलने जैसे प्रकरण उपस्थित हो सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के उनके पास लाभ की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कर्क के लिए दोनों ग्रहण शुभ हैं। उनके पराक्रम में वृद्धि होगी, उनको राज सम्मान मिलेगा, उनकी पदोन्नति भी मिल सकती है, लाभ होगा।
कर्क वालों के लिए बहुत अच्छा है ये दोनों ग्रहण कार्तिक मास का। सिंह राशि के लिए सूर्य ग्रहण तो चिंताकारक था। कारण क्या था कि सूर्य उनके राशिस हैं और सूर्य कार्तिक में तुला में होकर के नीच होते हैं। यानी सूर्य तो सूर्य ग्रहण में पीड़ित होते ही होते हैं, लेकिन जब वो तुला के होकर के पीड़ित होते हैं यानी कार्तिक मास का ग्रहण उनको पीड़ा देता है। परंतु चंद्र ग्रहण में उनको लाभ मिल रहा है, श्री मिल रही है, उनके विवाह के अवसर बन रहे हैं, प्रेम विवाह भी हो सकता है और उनका भाग्य उदय हो सकता है। तो सिंह राशि वालों के लिए कर्क की तरह ही है, अब अच्छा अवसर प्रदान होगा। पुनः मैं बता दूं कि चूँकि सूर्य ग्रहण के बाद ही अगला ग्रहण पड़ा है, इसलिए चंद्रमा का जो भाग्य है, फल है, राशिफल है, वो सूर्य को ओवरलैप भी करते हुए उसको ख़त्म भी कर सकता है, जैसे सिंह राशि के मामले में कर रहा है। कर्क वगैरह के पहले जो चीज़ें सूर्य ग्रहण में आ रही थी वो चंद्र ग्रहण में भी आ रही थी। कन्या के लिए मिला जुला है, चाहे वो सूर्य ग्रहण से देखें चाहे चंद्र ग्रहण से देखें, व्यथा बढ़ने वाली है। घर की खरीदारी लेकिन कर सकते हैं, यानी उनको इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है प्रॉपर्टीज़ में, लैंडेड प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा सा इनके लिए। इसके बावजूद भी सूर्य या राहु या केतु, जिसका भी मंत्र इनको याद हो, उसकी पूजा करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके एक खराब भाव में यह ग्रहण लग रहा है। तुला मैंने पहले ही बताया, मेष और तुला की तरह यह ग्रहण आमने सामने या ठीक उस राशि में पड़ता हुआ दिख रहा है। इनको मैंने उसमें भी मानभंग की बात कही थी और इस समय भी मानभंग की बात करूँगा। इनको भी ठीक उसी तरह से चिंता करनी पड़ेगी ग्रहण के समय, और उसी तरह के उपचार करने पड़ेंगे जो मेष राशि वालों को करने पड़ रहे हैं। वृश्चिक के लिए भी यह ठीक नहीं है। वृश्चिक राशि में या तो द्वादश भाव में पड़ जाता है, ये कष्टकारी है, और वृश्चिक राशि वाले भी अपने आप को थोड़ा सा इसके उपचार में अपने समय को लगाएं। थोड़ा ये ग्रहण 2-3 महीने कम से कम कष्टकारी बता रहा है। बाद में अभी आपको मित्रों मैं ये भी बता दूं कि ग्रहण के साथ साथ गुरु और शनि के गोचर का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और राहु केतु का जो अभी गोचर 3-4 महीने के अंदर जो भी जल्दी पड़ेंगे वो इन फलों को थोड़ा बदल भी देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी कुंडली को लेकर के योग ज्योतिषी के पास बैठ कर के इसका निर्धारण करें, न कि केवल मात्र मोटा मोटा राशिफल पढ़ करके आप आगे विचार करें। धनु के लिए सूर्य ग्रहण तो लाभकारी था, परंतु चंद्र ग्रहण थोड़ा सा उनको स्थिति चिंता दे रहा है, यानी परिवार की चिंता दे रहा है, तो वो इसमें थोड़ी सी सावधानी रखें तो अच्छा होगा। मकर के लिए दोनों ग्रहण लाभकारी हैं, दोनों सुख दे रहे हैं, दोनों धन दे रहे हैं, दोनों शांति दे रहे हैं, उत्कृष्ट दे रहे हैं। कुंभ के लिए दोनों चिंताकारक हैं। मैंने सूर्य ग्रहण के समय बताया था कि वो लंबी यात्रा करते समय विशेष ध्यान दें, यात्रा के मुहूर्तों का ध्यान दें, यात्रा के शकुन अशकुन का ध्यान दें, और यात्रा में कुछ कर्मकांडी प्रकरण कराने होते हैं उसको करके निकलें, उनको कठिनाई आ सकती है अपनी यात्रा में। मीन के लिए यह बहुत शुभ नहीं है। मीन राशि के लिए अगर शनि की स्थिति भी देखें तो 7.5 में है। अगर आप देखें कुंभ और मीन दोनों को, बल्कि मकर को भी समझे तो 7.5 का तो प्रभाव रहेगा ही, लेकिन मकर को ग्रहण से लाभ मिल रहा है और कुंभ और मीन को 7.5 का भी दंश है और ग्रहण का भी दंश है, और हो सकता है दशा महादशा अंतरदशा में अगर शुभ होगा तो ये कम हो जाएगा और ज़्यादा होगा तो और सघन हो जाएगा। तो इन सब से बचने के लिए चाहे आपके ग्रहण के राशिफल शुभ हों या अशुभ हों, आपको सूर्यदेव, चंद्रदेव, राहु देव और केतु देव की उपासना करने में देरी नहीं करनी चाहिए। अभी जो कार्तिक की चतुर्थी आ रही है उसको नाग चतुर्थी कहते हैं। इस चतुर्थी पर काल सर्प दोष की पूजा करने के लिए बहुत अच्छा अवसर मिलता है। काल सर्प दोष जानते हैं आप, राहु और केतु द्वारा जनित होता है। ग्रहण में ही राहु केतु के स्पष्ट दर्शन होते हैं, इसलिए राहु केतु की भी जितनी भी पूजा है, चाहे वो काल सर्प की हो, चाहे राहु दशा की हो, चाहे राहु के स्थान की वजह से पड़ रही पीड़ा की हो, या पंचम भाव और एकादश भाव के राहु केतु के कारण पितृदोष की स्थिति बन रही हो, तो ये ग्रहण आपको एक अवसर देते हैं कि आप
इसमें इन ग्रहों की शांति के उपक्रम करें या करवाएं। अब हम आगे पुनः इस पर एक वीडियो लेकर के आएंगे और मैं अनुरोध करूंगा आपसे कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा पर ग्रहण कब कब पड़ा तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आपको मेरे ही कुछ पिछले चैनल्स में ये प्रकरण मिल जाएंगे। तो अतः आप अपनी आशा को अच्छी तरह से सुखद ढंग से आगे बढ़ें। और राहु केतु की पूजा अगर कराने की ज़रूरत पड़ रही है तो ठीक है, नहीं भी पड़ रही है तो ये मान के चलें कि ग्रहण काल में हम नारायण की पूजा करते हैं, विष्णु जी का सहस्त्रनाम पढ़ते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं। और अगर आप ज्योतिषी ढंग से देखें तो राहु केतु सूर्य और चंद्र की भी पूजा करते हैं। इसको करने के लिए देव दीपावली के दिन आप तत्पर रहें। धन्यवाद। नमस्कार। पंडित ब्रजेंद्र मिश्र, ज्योतिषाचार्य, प्रयागराज।